स्वागत दोस्तों आपको शार्प IQ एजुकेशन में। हमें पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर को पढ़ना है, MAD2 पेपर को। आइए आज इसमें चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है, सतत विकास के परिमाप, पैरामीटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल IQ एजुकेशन उसको भी ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारे साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। सतत विकास के परिमाप यानी कि अब हमें पैरामीटर्स जानने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रहण क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो मैंने जैसे पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि मोटा मोटा है कि ग्रहण क्षमता क्या होता है। पृथ्वी की ग्रहण करने की क्षमता, जो भी पॉल्यूशन निकल रहे होते हैं, जो भी प्रदूषण तत्व होते हैं, इनको प्रकृति किस हद तक, किस लिमिट तक ग्रहण कर सकती है, उसी को हम कहते हैं ग्रहण क्षमता। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जिस पर मानव जीवन संभव है। अति प्राचीन काल से पृथ्वी मानव का भरण पोषण करती आ रही है तथा भविष्य में करती रहेगी। इस प्रकार पृथ्वी के पर्यावरण ने हमें एक सतत जीवन प्रदान किया है कि प्रकृति कितने सालों से हमारा भरण पोषण करती चली आ रही है और ऐसे करती ही रहेगी। ग्रहण क्षमता से तात्पर्य है सहने की क्षमता, यानी कि ग्रहण क्षमता से क्या तात्पर्य है, सहने की क्षमता। पृथ्वी की ग्रहण क्षमता के संदर्भ में इसका अर्थ मनुष्यों को अनिश्चित काल तक सतत रखने की क्षमता है। अगर पृथ्वी की टर्म में देखें तो पृथ्वी की अगर टर्म में समझते हैं तो ग्रहण क्षमता होती है कि मनुष्यों को अनिश्चित काल तक सतत रखने की क्षमता, यानी एज इट इज उनके जीवन लाइफ प्रोवाइड करे प्रकृति अनिश्चित काल तक, यानी जब तक चल सके, उसी को हम पृथ्वी के टर्म में उसकी ग्रहण क्षमता कहते हैं। इससे मनुष्यों का दायित्व तो बना है कि अपने सतत गतिविधियों से पृथ्वी की ग्रहण क्षमता को बनाए रखने में साथ दे। तो अब मनुष्य का भी इसके पीछे कोई दायित्व होना चाहिए, जो पृथ्वी की ग्रहण क्षमता है उसको बनाए रखने में पृथ्वी का साथ देना चाहिए। ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिससे दूषण फैले, प्रदूषण फैले और पृथ्वी की ग्रहण क्षमता में दिक्कत आए। किंतु मानव गैर सतत क्रियाएं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं, जिसके पृथ्वी का पतन की ओर जा रही है। तो जो मानव की गैर सततशील क्रियाएं हैं, यानी कि नॉन सस्टेनेबल जो एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इसने क्या किया, प्रभाव डाला है और पृथ्वी को पतन की ओर ले जा रहा है। इसलिए मनुष्य को ऐसी पद्धति का विकास करना चाहिए जिससे संसाधनों का परिरक्षण सके और पृथ्वी अनिश्चित काल तक इसी तरह मानव को जीवन देती रहे। यानी कि ऐसी पद्धतियों को मानव को विकास करना चाहिए जो रिसोर्सेज को कंजर्व करे, ताकि इसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो ह्यूमन लाइफ का भरण पोषण करती रहे। तो मोटा मोटा आपने समझा कि ग्रहण क्षमता क्या है, ग्रहण क्षमता पृथ्वी के टर्म में क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सततशील संसाधन उपयोग नीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई हैं, यानी कौन कौन सी चुनौतियां हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज पॉलिसी। तो अब हमको उसमें समझना है कि क्या चैलेंज आते हैं सस्टेनेबल रिसोर्सेज को यूज़ करने की पॉलिसी में। औद्योगिकरण की नीति ने पर्यावरण का ह्रास किया है, जिससे प्रकृति संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। तो आप जानते ही होंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस तरह से पर्यावरण को दूषित करने में मदद पहुंचाई है। यह प्राकृतिक संपदा का पर्यावरण ही हमारे लिए जीवनदायी है। यदि हमने इसके प्रति सचेत रहने की प्रवृत्ति को नहीं अपनाया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल प्रदूषित पर्यावरण ही बचेगा। अगर हमने इस सस्टेन नहीं किया, पर्यावरण का देख रेख नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी जो है वो प्रदूषित पर्यावरण ही उनके लिए बचेगा, उन्हीं में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। संसाधनों का सतत उपयोग आज हमारी महत्वपूर्ण मार्ग है, किंतु बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण सततशीलता को धक्का दे रहा है, धक्का लगा रहा है। मनुष्य बेरोक टोक प्रकृति संसाधन का दोहन कर रहा है, ऊर्जा के स्रोतों के साथ लापरवाही, वनों का खत्म कर रहा है, नदियों को प्रदूषित करना आदि असत्य क्रियाएं पृथ्वी की ग्रहण क्षमता को धीरे धीरे खत्म करते जा रही हैं। तो मनुष्य धीरे धीरे, चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण का समय है, तो उसके चक्कर में मनुष्य बेरोक टोक प्रकृति संसाधनों का दोहन कर रहा है। अब यारी पे आप एक बुक्सा फॉरेस्ट का केस सुने होंगे, जिसमें डायमंड निकालने के लिए लगभग कई सारे हजार पेड़ों को काटने की बात चल रही थी, लेकिन उस पर रोक लगा दिया गया। तो ऐसे ही कई सारे कार्य होते हैं पेपर बनाने के लिए, वुड के लिए, लकड़ी से जो भी अलग अलग सा वस्तुएं बनती हैं उनके निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जाता है। नीचे से मिनरल्स और सोना निकालने के लिए वनों को खत्म किया जाता है। और तेजी से जो शहर बस रहे हैं, इससे कारण भी वनों की कटाई होती है और भी कई प्रकार के दोहन होते चले आ रहे हैं। अब आज के समय आप देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण ही कई सारी नदियाँ सूखती चली जा रही हैं और कई सारी नदियाँ विलुप्त होती चली जा रही हैं। और यही नदियाँ हैं
जो संस्कृति और सभ्यता बचने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं, तो ऐसा कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। कैसे कार्य? गैर सततशील क्रियाएं, यानी कि नॉन सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ इंसान को नहीं करनी चाहिए। आइए इसमें आगे समझते हैं सततशील संसाधन उपयोग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं, यानी कि क्या चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल रिसोर्सेज के यूज़ के। औद्योगिकरण पर्यावरण के लिए व्यापक रूप से विनाशकारी सिद्ध हुआ है। अपने हित के लिए पश्चिम के देशों ने अविचारपूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग किया, जिससे उनके रिक्तीकरण के आसार आ पहुंचे। तो जिस प्रकार से पश्चिमी देशों ने बिना विचार किए संसाधनों का अधिकतम से अधिकतम उपयोग किया, इसका वजह यही रही कि आज के समय इन संसाधनों के रिक्तीकरण यानी कि समाप्त होने का सिचुएशन आ पहुंची है। तो आप इस चीज़ को भली-भांति समझे ही होंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी इसको बड़े अच्छे समझाया था कि पश्चिमी देशों ने जब उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, तो किस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, यहाँ तक कि उन्होंने छोटे-छोटे देशों और गरीब देशों को भी नहीं बख्शा। अगला है भूमंडलीकरण से विकसित देशों ने विकासशील देशों को प्रदूषक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कर दिया तथा प्राकृतिक संपदा के संपन्न विकसित देशों का शोषण किया, जिससे आर्थिक विकास के लालच में वे अपने संसाधन लुटाते रहे। तो चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो विकसित देश थे और जो उस वक्त जिनके यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी थी, जो विकासशील देश थे, उन्होंने क्या किया, जो प्रदूषक प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो ऐसी टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी जो पॉल्यूशन फैलाती है, चूँकि वो माल तो प्रदूषित करती है लेकिन पॉल्यूशन फैलाती है, उसने उन विकासशील देशों को दिया, ठीक है, और प्राकृतिक संपदा से संपन्न जो विकसित देशों का शोषण किया। जो ऐसे देश थे जिनके यहाँ अच्छी खासी प्राकृतिक संपदा थी, जो खुद पे इंडिपेंडेंट थे अपने उत्पादन को लेके, उनके यहाँ जाकर कॉलोनाइज करके वहाँ पर उनका भारी मात्रा में शोषण किया उनके प्राकृतिक संपदा का, जिससे आर्थिक विकास के लालच में उन्होंने प्राकृतिक संपदा लौटाते रहे। और जो वो देश थे, वो चूँकि बलपूर्वक या फिर उनके आर्थिक लालच के चक्कर में कि मुझको और ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट होगा, हम भी इन पश्चिमी देशों की तरह और उन्नतिशील बनेंगे, इस लालच में उन्होंने भी अपनी प्राकृतिक संपदा को लुटाते रहे। और आज परिणाम ये हुआ कि वो देश गरीबी की राह पर ढकेल दिए गए और आज उनको पनपने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक टर्म थे, ये एक चुनौती थी सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ पॉलिसी के अंतर्गत। आइए अगला समझते हैं। लैंगिक विषमता भी सततशील की राह में बाधा है। नारी शोषण हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है, जो सदियों से चली आ रही है। विश्व बैंक के अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि महिलाएं परिवर्तन की आदर्श एजेंट होती हैं तथा वे देशी दूरदर्शिता की संवाहक भी होती हैं। इसलिए समाज नारी की समानता को उच्च स्थान देकर पोषण संभव हो सकेगा। अब आइए समझते हैं कि ये लैंगिक विषमता तक कैसे बात पहुंच जाती है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो विकसित देश होते हैं, जो इनका इंडस्ट्रीज़ होती है, उन्होंने क्या किया, जो विकासशील देश है वहाँ से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर लिया। और जो विकासशील देश थे, जो विकास की राह पर बढ़ रहे थे, जहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगी थी, वो चूँकि अपने प्राकृतिक संपदा पे ही उस वक्त डिपेंड थे, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते थे, उसके महत्व को समझते थे, उन्होंने लालच में आकर सारी प्राकृतिक संपदा को लुटा लिया। परिणाम स्वरूप क्या बचा है कि वहाँ पर खाली गरीबी ही काफ़ी मात्रा में देखी गई। अब चूँकि किसी समाज में अगर गरीबी फैल जाएगी, तो गरीबी से क्या होगा, चूँकि परिवार के पास पूंजी कम होगी, उसके लिए डे टू डे जो बेसिक लाइफ के लिए जो नीड्स होती हैं, वो उतना ज़्यादा फुलफ़िल नहीं कर पाता है। वो बाहर रोज़गार ढूंढने निकलता है, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में धन नहीं मिलता है। तो ऐसे ही स्थिति में लैंगिक विषमता खड़ी होती है। अब परिवार चाहता है कि कम से कम परिवार हो, और कम से कम परिवार में इंसान ज़्यादातर सोचता है कि हम लड़का पैदा करें, जिससे क्या हो कि ये कल को बड़ा होगा तो हमारे लिए रोज़गार ला कर देगा। और वो नारी को मारते हैं और भ्रूण हत्या जैसी स्थिति पैदा होती है समाज में। इससे नारियों का काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है। और ये सबसे बड़ी गलत बात है। सबसे ज़्यादा विकासशील देशों का एक सबसे बड़ा यह ड्रॉबैक है कि वहाँ पर गरीबी के साथ साथ धीरे धीरे लैंगिक विषमता भी पनपने लगती है। तो यहाँ से जन्म होता है लैंगिक विषमता का। अब इतना ज़्यादा हमारे समाज में नारी की इम्पोर्टेंस है। आप देखें कि जो आने वाली पीढ़ी होती है, जो भी पीढ़ी होती है, वो नारी द्वारा ही लाई जाती है।
अगर नारी का विकास या नारी का उत्थान नहीं होगा तो उतने अच्छे से जो आने वाली पीढ़ी है वो पनप नहीं पाएगी। क्योंकि अगर आप अब यही समझिए कि जो नारी के पेट में जो बच्चा रहता है, अगर नारी को उचित भोजन या सही से उसका विकास ना हो, नारी के साथ शोषण हो रहा हो, वो डिप्रेशन में रहे, तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वो प्रत्यक्ष तौर पे आप नहीं देखेंगे, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तौर पर बच्चे पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इस वजह से जिस समाज में जहाँ का नारी को बहुत अच्छी दर्जा दी जाती है, नारी का अच्छे सेवा होता है, उसको अच्छा रेपुटेशन मिलती है, वहाँ का समाज, वहाँ का जो पीढ़ी है, वहाँ के लोग को भी उत्थान मिल रहा होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपने तीसरे पॉइंट में समझा कि जो लैंगिक विषमता है वो भी सततशील की राह पर एक तरह का बाधा है, क्योंकि नारी शोषण जो है वो समाज में एक काफ़ी बड़ी बुराई है और ये सदियों से चलती चली आ रही है। तो विश्व बैंक के अध्ययन से ज्ञात हुआ है, महिलाएं जो होती हैं वो परिवर्तन का आदर्श एजेंट होती हैं, यानी कि एक तरह से इम्पोर्टेंट एजेंट का काम करती हैं परिवर्तन का किसी भी देश में। वह देशी दूरदर्शिता की संवाहक होती हैं, यानी कि वो देश आगे चलकर किस तरह पनपेगा या किस और राह पे मुड़ेगा, ये क्या तय करती हैं, नारी के साथ जो बिहेवियर हो रहा होता है ये चीज़ तय करता है। इसलिए समाज में नारी को समानता और उच्च स्थान देकर सतत पोषण भी संभव, यानी कि हम प्राकृतिक संपदा के साथ साथ नारी के शोषण को भी रोकें और इनको भी बचाएं, ताकि सततशील के पोषण संभव हो सके, यानी कि सस्टेनेबल न्यूट्रिशन संभव हो सके। तो प्राकृतिक संपदा अगर हम आपको बोलें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत खाली प्राकृतिक संपदा ही नहीं बचाना है, जो भी बच्चे हैं, जो नारी हैं, जो हम मनुष्य है, इसकी भी लाइफस्टाइल अच्छी हो, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सततशील सिद्धांत के अंतर्गत। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ग्रहण क्षमता के सिद्धांत द्वारा समान अभाव को रोका जा सकता है? कैन अ जनरल डिप्रिवेशन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिसेप्टिविटी? तो आइए हम समझते हैं कि जो सिद्धांत है ग्रहण क्षमता का, उस हिसाब से जो अभाव पैदा हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, उन समान अभाव को रोका जा सकता है। आइए समझते हैं इसको। ग्रहण क्षमता की अवधारणा प्राकृतिक संसाधनों एवं प्रजातियों की मानव हस्तक्षेप का सामना करने की संभावित क्षमता को नियंत्रित करता है। ग्रहण क्षमता वह परिसीमा है जो यह तय करता है कि चीज़ का हम कितना उपयोग कर सकते हैं। तो वैसे जो ये अवधारणा है, ये प्राकृतिक संसाधनों और प्रजातियों को जो मानव हस्तक्षेप का सामना करने का संभावित क्षमता को नियंत्रित करता है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं और जो प्रजातियां हैं जिनको मानव हस्तक्षेप से हर दिन उनका खपत करता चला आ रहा है या उनके साथ छेड़खानी कर रहा है, उसकी सीमा तय करती है, उसको नियंत्रित करती है क्या? ग्रहण क्षमता। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अगला समझते हैं। वह परिसीमा है जो यह तय करती है कि चीज़ को हम कितना उपयोग कर सकते हैं, यानी कितनी क्वांटिटी हम किसी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं कि इससे दिक्कत ना हो। ग्रहण क्षमता केवल प्रकृति के उपयोग को नहीं, वरन व्यक्ति, मशीन आदि हर चीज़ के लिए होती है। जैसे हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो उसको एक निर्धारित समय से ज़्यादा अगर हम उसको चला दें तो वह गर्म हो जाती है और वह काम करना बंद कर देती है। हम उसका उपयोग फिर उसके बाद नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से मनुष्य अपनी शरीर क्षमता के अनुसार कुछ घंटे ही काम कर पाता है। यही नियम प्रकृति पर भी लागू होता है। भूमि, जल, वायु आदि में प्रदूषण के बाद भी खुद को विषैलेपन से मुक्त कराने की ग्रहण क्षमता होती है। उसकी भी एक क्वांटिटी, एक ग्रहण क्षमता होती है। अगर हम उससे ज़्यादा उसका उपयोग कर लें तो वो भी खतरे में आ जाएगी। प्रसिद्ध अमेरिकी वन्यजीव परीक्षण विशेषज्ञ एल्डो लियोपोल्ड ने 1933 में ग्रहण क्षमता को एक परिपूर्ण सीमा बताया। वे चार खाने वाली किसी विशिष्ट प्रजाति की संख्या में इतनी वृद्धि हुई, चारागाह उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाए। यानी उन्होंने ग्रहण क्षमता को इस तरह से डिफाइन किया, इस तरह से एक परिपूर्ण सीमा बताया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि चारा खाने वाली किसी विशिष्ट प्रजाति की संख्या में इतनी वृद्धि हो जाए, यानी इतना उपयोग बढ़ जाए किसी चीज़ का, इतनी डिमांड बढ़ जाए, उसका इतनी खपत बढ़ जाए कि चारागाह को उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाए। ठीक, और उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाए, और यदि ऐसा करे तो उसके चारागाह की जो भूमि है उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। इसी चीज़ को ये हैं वन्यजीव परिरक्षण विशेषज्ञ
एलिडो लियोपोल्ड है, उन्होंने इस तरह से ग्रहण क्षमता को डिफाइन किया। यदि हम ग्रहण क्षमता के सिद्धांत के अनुसार चले तो हम समान अभाव को रोक सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो ग्रहण क्षमता के सिद्धांत को अगर हम चलते हैं, एक लिमिट में चीज़ों को खर्च करते हैं, तो हम जो उसका अभाव है प्राकृतिक संसाधनों का, उसको हम रोक सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरपीढ़ीय तथा अंतरापीढ़ीय ग्रहण क्षमता एक दूसरे से कैसे भिन्न है। हाउ द इंटरजनरेशनल और इंट्राजनरेशनल रिसीविंग कैपेसिटी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अब हम लोग बेसिकली समझेंगे कि अंतरापीढ़ीय और अंतःपीढ़ीय दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक पहले से पहले हम मोटा मोटा इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद हम इससे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अंतःपीढ़ीय। अंतःपीढ़ीय आज की पीढ़ी के लिए सचेतना पैदा करता है और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक सचेतना पैदा करता है। क्या कि अगर हम इसी प्रकार से प्रकृति का दोहन करते रहे तो हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी परेशानी से भुगतेगी, लेकिन उस सबसे ज़्यादा फोर्स जो है आने वाली पीढ़ी पर करती है। फिर से समझते हैं, अंतःपीढ़ीय क्या करती है, या एक चेतना पैदा करती है कि अगर हम इसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहें, दोहन करते रहें बिना लगाम के, तो हमारी आज की पीढ़ी और उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन ये फोर्स किस पे ज़्यादा करती है, आने वाली पीढ़ी पे। इतना आयोग आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं अंतरापीढ़ीय ग्रहण क्षमता है, ये फोर्स करती है हमारी आज की पीढ़ी के लिए कि हम अगर इसी तरह से प्रकृति का दोहन करते हैं तो हमारी आज की पीढ़ी क्या होगी, खतरे में पड़ सकती है। दो में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अंतःपीढ़ीय दोनों को करता है लेकिन फोर्स आने वाली पीढ़ी पे करता है, वहीं अंतरापीढ़ीय खाली आज की पीढ़ी के साथ डील करता है। अब आइए इसको और अच्छे समझते हैं। अंतःपीढ़ीय ये कहती है कि हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस प्रकार विचारपूर्ण उपयोग करें कि जिससे आज की पीढ़ी और साथ साथ आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी यह संसाधन कायम रहे। ठीक, और इसी वजह से अंतःपीढ़ीय इसके साथ डील करती है। अगर हम इसका अधिकतम उपयोग कर लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए खाली गरीबी बचेगी। क्या बचेगी? खाली और खाली गरीबी बचेगी। तो अभी हम वैसे क्वेश्चन पे नहीं डील कर रहे हैं, अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अंतःपीढ़ीय आपने समझा कि ये चेतना पैदा करती है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का एक लगाम पूर्वक उपयोग करना चाहिए। अब इसके पीछे क्या उदाहरण है, एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, उसको समझिए। एक्चुअली ये प्रशांत महासागर की तरफ का इलाका एक नेहरू राज्य हुआ करता था, चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया के बगल हुआ करता था। इस नेहरू राज्य में जो फॉस्फोरस है उसकी अधिकता पाई जाती थी। ऑस्ट्रेलिया में इस फॉस्फोरस की कमी पाई जाती थी। तो होता क्या था इससे कि ऑस्ट्रेलिया में जो कृषि उत्पादन है वो बहुत ही कम होता था। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, वहाँ के जो युवाओं हैं उनको तो रोजगार प्रोवाइड किया और धीरे धीरे जो नेहरू राज का जितना भी फॉस्फोरस था उसका दोहन कर लिया। तो इससे हुआ क्या कि एक दशक तक तो जो वहाँ के युवा थे उनको तो भरपूर रोजगार तो मिला, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने पूरा फॉस्फोरस खपत कर ली तो वहाँ पर उन्होंने नेहरू राज को फिर छोड़ दिया। जिससे हुआ क्या कि नेहरू राज का वहाँ का सारा जो प्राकृतिक संसाधन था, जो फॉस्फोरस था, वो खत्म हो गया और धीरे धीरे वहाँ पर अराजकता का माहौल फैल गया। वहाँ रोजगार की अभाव होने लगी और लोगों के पास धन खत्म होने लगा। जिससे हुआ क्या कि वहाँ पर जो युवा हैं वो मादक पदार्थ का प्रयोग करने लगे और वह नशे में रहने लगे और वहाँ जो बड़े बड़े गुंडे हैं उनका शासन शुरू हो गया। तो किस प्रकार से किसी क्षेत्र का एक किस प्रकार से पतन हो सकता है या किस प्रकार से आराम से गरीबी की ओर ढकेल दिया जा सकता है, यह दिखाता है अंतःपीढ़ीय ग्रहण क्षमता, यानी कि अंतःपीढ़ीय समानता। कि अगर हम सही से उपयोग नहीं करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का तो अच्छा भला राज्य भी बर्बादी के कगार पर जा सकता है।
तो ये आपने इसका उदाहरण समझा। तो सबसे पहले आपने अंतर पीढ़ी के मतलब को समझा कि आज की पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी पर ज़्यादा बल देता है, उनकी चिंता ज़्यादा करता है, और आपने नेहरू राज का एग्जाम्पल समझा। अब आइए समझते हैं अंतरापीढ़ीय ग्रहण क्षमता को। अंतरापीढ़ीय ग्रहण क्षमता, जैसे मैंने बताया कि आज की पीढ़ी के लिए चेतना प्रकट करता है कि हमने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इसी ढंग से करते रहे तो आज की पीढ़ी के लिए खतरा खड़ा हो सकता है। अब इसमें क्या एग्जाम्पल दिया जाता है, ये मोस्टली ब्लेम करता है पश्चिमी राज्यों को, जो पश्चिमी क्षेत्र के देश हैं उनको ब्लेम करता है कि उन्होंने इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इतनी बेलगाम ढंग से किया, इतनी क्रूरता से किया कि आज जो है उत्तरी देश के लोग इसका झेलना पड़ रहा है। क्या झेलना पड़ रहा है? ओजोन लेयर का ह्रास, भूमंडलीय चेतावनी, जैव विविधता इसका जो खत्म हो रही है जैव विविधता, वन, जैव प्रौद्योगिकी, इन सब जो मुद्दे हैं या ये सब जो कारण हैं, ये पश्चिमी राष्ट्र को ये जिम्मेदार ठहराता है कि उन्होंने इतनी क्रूरता से इनका दोहन किया कि ये जो आजकल जो इन्वायरमेंटल इशू हैं, ये इतने बड़े बड़े इन्वायरमेंटल इशू खड़े हो रहे हैं। और इसमें आइए इससे और एक बार विस्तार से समझते हैं। तो कैसे कोई राज्य इस प्रकार से गरीबी में ढकेला जा सकता है? क्योंकि क्या होता है कि विकसित राज्यों ने अपनी अच्छी जीवन स्तर बनाने के चक्कर में, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चक्कर में जो विकासशील देश थे उनका दोहन किया, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और वहाँ से भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन लेकर अपने राष्ट्र में लाए और उनका उपयोग किया। इससे हुआ क्या कि जो वहाँ गरीबी थी वो बढ़ती चली गई और पर्यावरण का जो पतन था व्यापक तौर पे हुआ और वहाँ पर बड़ी मात्रा में विकासशील देशों में गरीबी फैली। अब इससे क्या हुआ, अब चूंकि ये काफ़ी मात्रा में एक अंतर पैदा कर दिया विकसित और विकासशील देशों में। जहाँ विकसित देश अमीर होते चले गए, वहाँ विकासशील गरीब और से गरीब होते चले गए, वहाँ काफ़ी मात्रा में गरीबी फैली और यह एक गहरी खाई की तरह देखता गया। यानी दोनों के बीच काफ़ी गहरी खाई जितना अंतर पैदा हो गया। अब इससे बचने के लिए, चूंकि विकासशील देश गरीबी से बचने के लिए उन्होंने अधिकतम कर्ज लेना शुरू किया, अधिकतम ब्याज दर पर। अब जब उनके यहाँ जो उत्पादन से उतना आय नहीं हो पा रहा था कि जितना वो कर्ज को लौटा सकें और ब्याज को वो भर सकें, तो उतना उनके पास वार्षिक अभिवृद्धि नहीं हो पा रही थी। इससे क्या हुआ कि गांव और शहर के बीच का अंतर बढ़ता गया कि अब जो विकासशील देश थे, चूंकि वहाँ पर ज़्यादा शहरी आबादी नहीं होती है, मुश्किल से मुश्किल 6 से 10% तक किसी भी देश की यहाँ की शहरी आबादी होती है, तो उन दोनों के बीच का अंतर बढ़ता गया। क्योंकि अंतर बढ़ने से क्या हुआ, गरीबी और व्यापक रूप से फैली और जो धन है उसका केंद्रीकरण होता चला गया और एक खास समुदाय के लोग तक ही सीमित रह गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ पर लैंगिक विषमताओं का जन्म हुआ। लैंगिक विषमताओं का जन्म होने से कारण क्या हुआ कि बच्चों की मृत्यु दर बढ़ी। यानी जो लड़कियों को मार दिया जाता था और ख़ास तौर पर ज़्यादा बच्चों को ना पैदा किया जाए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बच्चों को पैदा कर लेते हैं उनका भरण पोषण कहाँ से करेंगे, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे की मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई और भ्रूण हत्याएं जैसी चीज़ें बढ़ीं। और वहीं क्या हुआ, जो स्वास्थ्य सेवा थी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा जहां विकसित देशों की बहुत अच्छी थी, वहां के जो देश थे वो अपनी जीडीपी का 5% स्वास्थ्य सेवा पे खर्च करते थे। वहीं जो एक गरीब देश है ये खाली अपने जीडीपी का 2% ही इन स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करते थे, जिससे काफ़ी मात्रा में बीमारी और ये सब चीज़ें अराजकता प्रकट हुई। और जो मूलभूत मानवीय आवश्यकता थी इसकी भी पूर्ति पर्याप्त ढंग से नहीं कर पा रहा था विकासशील देश, क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संपदा की कमी थी। तो पर्यावरण के संबंध में प्रत्येक पीढ़ी की क्रिया की स्वतंत्रता भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से सीमित है। तो यहाँ पर जो अंतरापीढ़ीय है इस चीज़ की चेतना प्रकट करता है कि किस प्रकार से आज की पीढ़ी भी खतरे में पड़ सकती है जो अगर हम सततशील ढंग से प्राकृतिक संपदाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। और
इसमें एक आखिरी में ये कथन उठ खड़ा होता है कि पर्यावरण के संबंध में जो प्रत्येक क्रिया की जो स्वतंत्रता है, यानी जो कार्य करने की स्वतंत्रता है, भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं से सीमित हो जाती है। यानी कि जो भी भविष्य आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी जो आवश्यकता है उसको देख कर ही आज हम की क्रियाएं सीमित हो जाती हैं। तो आप इन दोनों में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के सहित आप समझ गए होंगे कि जहाँ अंतः पीढ़ी डील करती है आज की पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी में, और ज़्यादा फोर्स आने वाली पीढ़ी पे चेतना प्रकट करती है। और इसका आपने एग्जाम्पल देखा नेहरू राज्य का। वहीं अंतरा पीढ़ी आज की पीढ़ी का चेतना प्रकट करती है, और इसका आपने पश्चिमी देशों का उदाहरण देखा कि किस प्रकार से विकसित देश, विकासशील देश की गरीबी और अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। अब आइए इसमें अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें। तो इसमें जैसे बताया गया है कि अंतःपीढ़ीय समता का अर्थ है कि पृथ्वी के उपयोग में समता हो, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए जिससे आज की पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी इससे वंचित ना रहे। यानी कि अंतःपीढ़ीय समता यह हो कि पृथ्वी के उपयोग में समता हो, यानी सबको समान रूप से इसका अवसर मिले, अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस प्रकार से उपयोग हो कि आज की पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी भी इससे वंचित ना रहे। यह न्याय तथा निष्पक्षता की बात करती है। अंतःपीढ़ीय समता का उद्देश्य वर्तमान तथा भविष्य के सदस्यों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रति निष्पक्षता से, यानी भविष्य की जो पीढ़ी है और जो वर्तमान की पीढ़ी है उन दोनों के बीच जो प्राकृतिक संसाधन है इसकी निष्पक्षता हो। जितना आज मिल रहा है आज की पीढ़ी को उतना ही आने वाली पीढ़ी को भी अवसर मिले। उपभोक्तावादी गैर सततशील जीवन शैली प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में विश्वास रखती है, ना ही व्याप्त मलबे से निपटने की चिंता करती है, जिससे हमारे भविष्य की पीढ़ी के पास केवल निर्धनता और प्रदूषण ही बचेगा। तो वही मैटर है कि अगर हम गैर सततशील ढंग से कार्य करते हैं तो आने वाली पीढ़ी के पास खाली प्रदूषण और निर्धनता ही बचाएगा। अंतःपीढ़ीय समता भी न्याय व निष्पक्षता की बात करती है। देखिए, अगर पीछे समता लगा हो तो समानता की बात हो रही है, यानी सबको समान रूप से काम करना चाहिए। ग्रहण क्षमता लगा हो तो ग्रहण क्षमता भी समझिएगा कि उतना ही ग्रहण क्षमता हो जितना ही आवश्यक हो। चाहे जो भी लगा हो, मूल शब्द अंतःपीढ़ीय और अंतरापीढ़ीय को समझ लीजिए, और जो भी ग्रहण क्षमता हो उस तरह से आप परिभाषा में हल्का सा बदल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने वाला है, सब एक ही बात बोली जा रही है। अंतःपीढ़ीय समता भी न्याय व निष्पक्षता की बात करती है, किंतु उसका नाराज आज की वर्तमान पीढ़ी या मनुष्य के संसाधनों की अति उपयोग करके विकासशील देशों के लिए प्रदूषण व गरीबी छोड़ दिया है। जैसा मैंने बताया कि आज की पीढ़ी के साथ ये डील करती है कि आज के जो वर्तमान मनुष्य की जो पीढ़ी है, यानी जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, उन्होंने इस प्रकार अति उपयोग कर लिया है कि विकासशील देश के पास खाली प्रदूषण और गरीबी छोड़ दिया है। यानी आज की ही पीढ़ी के जो देश हैं उन्होंने इस प्रकार से दोहन किया है कि आज की पीढ़ी के जो विकासशील देश हैं उनको खाली गरीबी और प्रदूषण में ही छोड़ के चले गए। अंतःपीढ़ीय समता के चिंतन के प्रमुख विषय भूमंडलीय संसाधनों पर पहुंच व पर्यावरण पतन से संबंधित है। तो इसका भी जो चिंतन है वो विश्व भूमंडलीयकरण, संसाधनों पर पहुंच और पर्यावरणीय पतन से संबंधित है। इस प्रकार अंतः तथा अंतरापीढ़ीय दोनों ही समता के अधिकार को व्यक्त करता है। यानी दोनों क्या करता है कि ये प्रकार से जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग है वो सभी समान प्रकार से होना चाहिए। यह नहीं कि अमीर राष्ट्र ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और छोटे राष्ट्र को उसका कम अवसर मिल रहा है, और सारा का सारा फायदा जो बड़े राष्ट्र हैं वही उठा रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, अंतःपीढ़ीय भविष्य की पीढ़ी में संसाधनों के समान वितरण की बात करती है, वही अंतरापीढ़ीय आज के संसाधनों की समान वितरण की बात करती है। यानी कि जो अंतःपीढ़ीय है वो डील करती है जो भविष्य की जो पीढ़ी है उस पर जो प्राकृतिक संसाधन हो उसका समान वितरण हो, और वहीं जो अंतरापीढ़ीय है वो इस बात पे बल देती है कि आज की जो पीढ़ी है वो उस पर जो प्राकृतिक संसाधन है समान वितरण। कंफ्यूज ना होइएगा अंतः और अंतरा में। अंतः अंतरा में चूंकि वहाँ पढ़ के सब चले जाएं, वहाँ इसी चीज़ से कंफ्यूज नहीं है कि अंतः क्या था और अंतरा क्या था, और दोनों का इधर का उधर का इधर लिख के चले आए। तो एक सिंपल सा डिफरेंस है जिसमें रा लगा है, रा
रा यानी कि रफ्तार। रफ्तार आप जानते होंगे कि एक मशहूर रैप सिंगर है। तो रफ्तार जो रैप सिंगर है वो हमारे पीढ़ी के क्या हैं, एक रैप सिंगर है। तो रा लगा है, रा मतलब समझ लीजिए कि आज की पीढ़ी की बात हो रही है। आज की पीढ़ी का क्या मतलब हो रही है कि जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है वो आज की पीढ़ी पे समान तौर पर होना चाहिए। और यह इसके एग्जाम्पल में आप ये लिखेंगे कि किस प्रकार से विकसित राष्ट्र हैं वो किस प्रकार से जिम्मेदार हैं विकासशील राष्ट्र के प्रदूषण और गरीबी के। और वहीं अंतः पीढ़ी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए चिंता पैदा करती है, और इसका उदाहरण हो जाएगा नेहरू राज्य वाला। तो आई होप आप सब चीज़ पहली बात ही समझ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछें। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इसको। शुभ दिन, धन्यवाद।